अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी है और ना सिर्फ पाकिस्तान में इसकी बाकायदा तौर पर तैयारी की जा रही है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तहरीक इंसाफ के जहां जहां भी चैप्टर्स मौजूद हैं वो इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और इलेक्शन में जो धांधली की गई है, जिस तरह मैंडेट को चोरी किया गया, अब इलेक्शन कमिश्नर और इस इंसाफ के ठेकेदारों के खिलाफ ये एहतजाज जो है वो होने जा रहा है। व्यूअर्स, आपको खबर ये भी दे दें कि इस वक्त शहर इक़्तिदार एक मैदान जंग बना हुआ है और असम्बली का सेशन कॉल क्यों नहीं करते, ये इस वक्त नौ मुंतखब अरकान जो है वो इस वक्त आवाज़ लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी है इन तमाम लोगों को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने की और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुल्क को इनके हवाले किया जा सके और फिर ये अपने उन मकासद को पूरा कर सकें जो पिछले 16 माह में पूरे नहीं हो सके। पाकिस्तान के अंदर PDM 2 और शायद ये PDM 2 जो हुकूमत बनने जा रही है, ये PDM 1 से भी बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे और पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो हमेशा से नून लीग का दिफा करते रहे, आज वो भी अपने आर्टिकल्स के अंदर इस पूरे सियासी मंजरनामे को कुछ इस तरह बयान करते हैं कि एक बहुत मुश्किल तरीके इंसाफ जब अपोजिशन में होगी नून लीग के लिए ये पूरा मरहला होगा। और जिस तरह से मैंडेट चोरी करके नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को एक इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में वफाक में बैठाया जा रहा है, ये कंपनी ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि सदर आरिफ अलवी साहब ने ऐलान किया कि अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैं आपके कहने पर या जो कुछ आपकी वो किताब जिसे ज़रूरत पड़ने के ऊपर आप उसका एक एक पेज खोलकर पाकिस्तान की आवाम के सामने रखते हैं कि देखो दुनिया वालों, देखो कि किस तरह आइनशिकनी की जा रही है, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस किताब को बंद करके कहीं गायब कर देते हैं, यानी नज़रिया ज़रूरत के तहत आइन को इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर आइन की तशरीह लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो करते हैं, यानी आइन की असल रूह क्या है उसे कोई फॉलो नहीं करता। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक पार्लियामेंट का इजलास बुला लूं तो भाई ये तो नहीं होगा। और ये इसलिए नहीं होगा कि पहले नंबरों को पूरा करो, मखसूस नशिस्तों पर लोगों को बिठाओ, अलॉट करो और फिर हम पार्लियामेंट का सेशन जो है बुलाएंगे। और व्यूअर्स, आपको मालूम है कि आज भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस असम्बली के पूरे नताइज देने में कामयाब नहीं हुआ। आज भी कहीं ना कहीं नताइज जो हैं वो इस वक्त बनाए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किए गए। जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको उम्मीदवार नजर आएगा वहां पर आपने नताइज को रोका और फिर जहां पर वो जीत रहे थे उनकी जीत को आपने हार में कन्वर्ट किया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। अब सदर आरिफ अलवी साहब की ना सिर्फ इतनी सी गुजारिश है और आप सब मिलकर सदर अलवी की जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि ये आइन शिकन है। और बिलावल ने तो आज यार हद ही कर दी। वो क्या कहता है कि जनाब सदर साहब, आप जब अपनी कुर्सी से उतरेंगे तो आपके ऊपर हम केसेस जो हैं बनाएंगे, आपको हथकड़ियाँ लगवाएंगे। ये बिलावल जरदारी के अल्फाज हैं। और फिर बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो ये भी कहते हैं, यानी इक़्तिदार और नवाज शरीफ की मोहब्बत में शहबाज शरीफ के साथ हुकूमत का जो उन्हें शौक़ चढ़ा हुआ है कि उन्होंने इस हुकूमत में जल्द से जल्द जाना है, यानी इतनी आप आगे निकल गए इस दुश्मनी में, अल्फाज आपने इस तरह इस्तेमाल किए और अल्फाज के निश्तर इस तरह चलाए कि आपने सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से यहाँ तक कह दिया कि जनाब आप इस कुर्सी से उतरेंगे और फिर आपने दांत संभालने हैं। यानी बाय प्रोफेशन डॉक्टर अलवी इज़ अ डेंटिस्ट और उन्होंने उनके प्रोफेशन के ऊपर यानी एक टॉन्ट मारा है। ये बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये कहते हैं, और ये बहुत ही अहम नुक्ता है व्यूअर्स जो आपको याद रखना है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब कल को असम्बली का सेशन राजा परवेज़ अशरफ साहब बुलाएंगे तो आपको याद होगा कि जनाब ये इस मुल्क के अंदर आइन की धज्जियाँ उड़ाने वाले कौन लोग हैं और ये लोग अब पार्लियामान के अंदर पहुंच चुके हैं। जिस लश्कर को तैयार किया गया है अब ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बैठकर पाकिस्तान के आइन को तबाह करेगा। और एक साजिश ये भी हो रही है कि किसी तरह 2/3 अक्सरियत जो है इस इत्तेहाद को
किसी ना किसी तरह दे दी जाए, और इसीलिए ये जो 207 से 224 का सफ़र है मखसूस नशिस्तों के ज़रिए अब ये तय किया जाएगा। मैं आपको व्यूअर्स ये बता दूं कि अली ज़फ़र साहब ने क्या कहा। अली ज़फ़र साहब ये कहते हैं कि आरिफ अलवी ने अभी तक इजलास बुलाने से जो इनकार जो है वो नहीं किया। उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर कहा है कि हम इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं, अगर ज़रूरी आप समझें तो पहले असम्बली को मुकम्मल कर लिया जाए। फिर इसके बाद सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर अपने मौक़िफ़ जो है उसको निगरान हुकूमत के सामने रखा कि जहाँ इलेक्शन हुआ वहाँ नोटिफिकेशन होगा तो कौमी असम्बली मुकम्मल होगी। इसके अलावा ख़वातीन और अक़लियतों की बाज़ नशिस्तें नोटिफाई नहीं की गई, यानी उनका इशारा ये था कि मखसूस नशिस्तों का आप फैसला करें और फिर उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जी एक रस्साकशी हो रही है और बहस ये जारी है कि ये स्पीकर का इस्तेहकाक नहीं है, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सदर आरिफ अलवी साहब का इस्तेहकाक नहीं है। व्यूअर्स, आपको याद रखना है ये आइन की जो शिक है 91 क्या कहती है इसहाक डार साहब के मुताबिक कि 21 दिन के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा, और आर्टिकल 91 बहुत वाज़ेह है, इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास बुलाना ज़रूरी होता है। आइन से जो खेल खेला जा रहा है ये एक अच्छी रिवायत नहीं है, और सदर साहब ने एक बार फिर आइन शिकनी जो है वो की है। अगर आपके हक में फैसले कर दें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपके हक में फैसले नहीं होंगे तो वो आपको आइन शिकन ही नजर आएगा। अब निगरान हुकूमत ने भी एक जवाबी खत लिख दिया, और वो क्या कहती है, यानी कि लड़ाई जो है ना सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और फिर कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, ये इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन बना हुआ है। अब निगरान हुकूमत क्या कहती है जी कि आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा हुआ सरकार कि आप कि अगर असम्बली पूरी नहीं होगी तो आप उसका इजलास कॉल नहीं करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वैसे ही कहा है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, अदालत लेकर जाएंगे, और शायद अदालत पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाए और उधर से असम्बली का सेशन बुलाकर लोग हल्फ लेकर घर चले जाएंगे। और अगर ये मामला अदालत चला भी जाए तो क्या आपको जनाब ये लगता है कि पाकिस्तान की ये अदालतें तहरीक इंसाफ को इंसाफ देंगी? कभी भी इंसाफ फराहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सब मिलकर ये घनौना खेल जो है वो खेल रहे हैं। फिर सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकता है, या मामूल का नहीं गैर मामूली इजलास आईनी तकाजा है। कहीं भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अब तक कितने आईनी काम हुए इसका एक जायज़ा आपके सामने रख देते हैं। डॉन लीग्स होती हैं, किस तरह से आपने इदारों पर कीचड़ उछाला, वो ठीक था गलत था ये एक अलग बात है, लेकिन कीचड़ आपने उछाला। फिर इसके बाद FATF का इजलास होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करती रही, नून लीग ने किस तरह की धमकियां दी, तो उस वक्त किसी को ये याद नहीं था। यहाँ पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं एक ख़त लिखूंगा जो डिक्टेट करवा दिया है, लोग आएंगे पता चलेगा कि ख़त पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। तो आपने उसका एक तूफ़ान ये बर्पा किया कि इमरान खान शायद पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिक्योरिटी है उसके साथ खेल रहे हैं और पाकिस्तान की सालिमियत के साथ खेल रहे हैं। ये बयानिया बनाया, आप लोगों ने बनाया, लेकिन उस वक्त जब FATF अगर हम ब्लैक लिस्ट हो जाते और उस लिस्ट से बाहर ना निकलते तो पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा होता। FATF एक बहुत बड़ा मसला था, उस वक्त आपने वोट नहीं दिया, आपने कानून साजी नहीं की, आपने उसमें अपना किरदार अदा नहीं किया, तो उस वक्त वो गद्दारी क्यों नहीं थी? क्या वो आइन शिकनी नहीं थी? आपके उस हल्फ का जो आपने पाकिस्तान से मोहब्बत का और पाकिस्तान से वफादारी का उठाया हुआ है, क्या उस हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं थी? उस वक्त तो बगावत की बात नहीं हुई, लेकिन वो नौजवान जो आज सियासत में उतरा है अपने ख़ानदान के टिकट को लेकर, अपने ख़ानदान की सपोर्ट को लेकर, मरूसियत को लेकर, वो सदर अलवी को ये कहता है कि जाएं जनाब, आप जाकर दांतों को संभालें, ये आपका काम नहीं है, और आप बाहर निकलेंगे तो हम आपको हथकड़ियाँ पहनाएंगे। बिलावल जरदारी अपने वालिद के नक्शे कदम चलते हुए कई रंग जो है वो बदल रहे हैं। क्रिकेट जिस तरह रंग बदलती है ना, इसी तरह बिलावल जरदारी के आप आने वाले जितने भी अदवार होंगे पाकिस्तान की तालिबानी सियासत के अंदर ये रंग देखेंगे। और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन से लेकर हुकूमत पे आने तक अपने बयानियों को बदला, मिसाल के तौर पर कहा कि हम जो सियासी कैदी हैं इनको अब नहीं छुड़वा सकेंगे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए
اور جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپوزیشن کریں گے تو حکومت تو بھائی دوسری طرف ہماری ہوگی نا، یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کی، تو ہم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی بات سے مکر جائیں، جھوٹ بولیں اور ایک اور رنگ بدل کر پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنائیں اور کہیں کہ بھائی ہمیں تو مینڈیٹ نہیں ملا، اگر آپ مینڈیٹ دے دیتے تو ہم یقیناً عمران خان کو باہر آنے دیتے، کیونکہ اب مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا شہباز شریف جانے اور شہباز شریف کو پیار کرنے والے جانے، عمران خان سے وہی نپٹیں گے، ہم صرف تنقید کریں گے اور موقع پرستوں کی طرح رنگ اپنے بدلتے رہیں گے۔ ویورز، ایف اے ٹی ایف میں جو کچھ ہوتا رہا پوری قوم نے دیکھا، پھر ایف اے ٹی ایف کے 3 قوانین پاس ہوئے اور اپوزیشن میں نون لیگ نے بیٹھ کر احتجاج کیا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے تھے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو بھی آپ نے ہوا میں اڑا دیا۔ آئین شکنی، قانون شکنی نہیں تھی، 90 روز لکھے ہوئے ہیں اس آئین کے اندر اور آپ انتخابات نہیں کرواتے، اور پھر ڈار صاحب آپ کے لیے آپ نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر 3 ماہ کے اندر انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوئے۔ الیکشنز واٹ الیکشنز، یہ آپ کے الفاظ تھے۔ قوم نہیں بھولی، یہ جو لوگوں کے ذہنوں کی آرکائیو ہے نا، آپ کے جملے اب لکھے گئے ہیں، اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون کو اب کوئی منہ نہیں لگاتا، اور جو عوامی مینڈیٹ نہیں ملا یہ آپ کے بیانات کی شکل میں ہے۔ مجھے بلاول کی سیاست جو ہے نا وہ ایک گندی سیاست، رنگ بدلتے ہوئے انسان کی سیاست نظر آ رہی ہے، جو انہیں اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا مریم کو پنجاب کے اندر ان کا رویہ اور ان کا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور جس طرح عوام کو نقصان پہنچائیں گے، جہاں پہ نقصان عوام کا ہوگا یہ ان کا اپنا بھی نقصان ہوگا، اور پنجاب کے اندر نون لیگ کا اور سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان ہوگا، اور نقصان کرنے والے یعنی جو وجہ بنیں گے یہ دونوں کردار ہوں گے، پنجاب میں مریم اور سندھ کے اندر بلاول زرداری جو ہے وہ نقصان کرنے والوں میں سب سے آگے ہوگا اپنی جماعتوں کا۔ ویورز، رانا ثناء اللہ کہتے رہے کہ عمران خان نے اسمبلی توڑے، ہم 90 روز میں انتخابات کروا دیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ انتخابات نہیں ہوئے، یہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ حکومت آئی تھی جی صرف 3 مہینے کے لیے، لیکن وہ کتنے مہینے بیٹھی رہی، تو اس وقت آپ کو آئین شکنی جو وہ یاد نہیں رہی۔ تو یہ سب پاکستان کی عوام کو نا بیوقوف بنانے کے لیے یہ سارے کے سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ اب صدر کے الیکشن کب ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان باقی کام وقت پر کرے نہ کرے، باقی جو معاملات ہیں ان کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کرے نہ کرے، یعنی الیکشن کو ہوئے بھی کتنے دن گزر گئے، 15-16 دن گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی انتخابات کے نتائج جو آ رہے ہیں۔ انہوں نے اب ایک اور کام یہ کیا جی کہ عام انتخابات کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 روز کے اندر صدارتی الیکشن کرانا آئینی تقاضا ہے۔ 29 فروری 2024 کو تمام اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی، اور اس طرح سے صدر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج کی تکمیل ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن 1 مارچ 2024 کو صدر کے انتخاب کے شیڈیول اور پبلک نوٹس جو ہے جاری کرے گا۔ تسی اور کچھ کرو نہ کرو، جتھے تانوں مسائل پیدا ہوندے نے نا، جہاں پہ ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، یہ وہاں پر نوٹیفیکیشن بھی کریں گے اور آپ کو لوگوں کے خلاف نوٹسز بھی جاری کرتے ہوئے یہ نظر آئیں گے۔ میں آپ کو خبر ویورز یہ بھی دے دوں کہ فضل الرحمان صاحب کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ جس طرح بلاول نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کر دیے نا، اور مریم تو خیر کافی عرصے سے اپنے رنگ دکھا رہی ہیں، میں آپ کو ان کے بھی کارنامے آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن فضل الرحمان صاحب نا آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ گئے ہیں، آمنے سامنے، بالکل سامنے کھڑے ہو کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور وہ پکار رہے ہیں، وہ للکار رہے ہیں۔ اور کس طرح پکار اور للکار رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ملک نہیں چلے گا۔ فضل الرحمان پریس کانفرنس کر کے پشاور میں انہوں نے کیا اعلان کیا کہ دھاندلی ہوئی، آج بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی، آنے والے دنوں میں بھی بتاؤں گا کہ سسٹم کے اندر رہنے والے ہاتھ لگا لگا کر روئیں گے۔ ساری زندگی الیکشن لڑے ہیں، داڑھی ایسے ہی سفید نہیں کی۔ الیکشن مہم میں عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ فضل الرحمان صاحب قوم کو معلوم ہے، آپ الیکشن کمشنر نتائج کو بدلتا رہے، لیکن قوم کو یہ معلوم ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں، چلیں ایک اچھی بات تو انہوں نے کہی، ویسے باتیں اچھی نہیں کرتے، چلیں ایک اچھی بات انہوں نے کر دی کہ انہیں تسلیم کریں، ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں، انہیں حکومت دیں، اور اگر ان کی مداخلت ہے تو آئندہ الیکشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا پارلیمانی نظام جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آئی ایم ایف کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر نہیں ہے، باہر کے اداروں کو مداخلت کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ ویورز، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتاتا چلوں
कि ओवर द ईयर्स सिंस 1958, ठीक है जी, आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर किस तरह दाखिल हुई और नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौजी जितने भी आपके अधवार रहे, किसने कितना कर्जा लिया, इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट जो है हम बना रहे हैं और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक जो है आप इसको इसी चैनल पर देख सकेंगे। और इसमें हम जो हमारा श्रीलंका का जो दौरा रहा और जो चीज़ें मैंने वहाँ पर कुछ इंटरव्यूज़ भी किए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि खान साहब जो कहते थे ना कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, और किस तरह से आईएमएफ आज श्रीलंका को कंट्रोल कर रहा है। और इससे पहले जो इकोनॉमिक हिटमैन, यानी आपको अपनी फौजें उतारने की अब ज़रूरत नहीं है, आईएमएफ के ज़रिए जो वीटो पावर अमेरिका रखता है, जितने भी आपको कर्जे जारी होते हैं उनमें सपोर्ट होती है अमेरिका की। अगर अमेरिका वीटो कर दे तो आपको कर्जा नहीं मिलेगा। तो आपके सिस्टम पे वो किस तरह इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री एक विसल ब्लोअर होगी और आपको समझ में आएगा कि आईएमएफ पाकिस्तान से क्या चाहता है और इमरान खान ये ख़त जिसकी वो बात कर रहे हैं वो क्यों लिखना चाहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये क्यों ज़रूरी है। अब आईएमएफ के ऊपर फजल रहमान साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब मुदाखलत की दावत जो है वो किसी तरह भी नहीं देंगे। अच्छा, अब यही बात जो थी ना वो इमरान खान ने भी की। ऐसे ही हुआ ना, खान साहब ने कहा कि हम खत लिखेंगे और हम उन्हें कहेंगे कि पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आओ और फिर बात होगी। आज फजल रहमान साहब ने बात की है, क्या नून लीग को सांप सूंघ गया? क्या उस्मा बुखारी साहिबा क्या अब वो कोई बात नहीं करेंगी? पाकिस्तान मुस्लिम नून के अता तारड़ साहब, पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान और बाकी लोग जो इमरान खान के खत लिखने के ऊपर टेलीविजन स्क्रीन्स पर आकर मीडिया के ऊपर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, लेकिन फजल रहमान साहब की बात आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई गाना सुना रहा है और आपके कानों को भी ये बातें अच्छी लगती हैं। आप मरीम औरंगजेब की गुफ्तगू सुने तो वो उन्होंने क्या कहा था कुछ दिन पहले, जब उन्होंने कहा ना कि हम मिलेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि वो हमारे बुजुर्ग हैं और यकीनन उनसे हम बैठकर बात करेंगे। तो इमरान खान भी खैर उम्र में आपसे बड़े हैं, तो आप उनके बारे में तो ये बात नहीं करते, लेकिन जब तनकीद होगी तो इमरान खान पर होगी, फजल रहमान पर तनकीद नहीं होगी। ये वो बातें हैं व्यूअर्स कि जो पाकिस्तान में अगर कोई आम सहाफ़ी, कोई आम बंदा करे ना कि अपोजिशन और हुकूमत कौन चला रहा है, ये देखें, अल्फाज देखें। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने क्या कहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये कह रहे हैं कि जनाब उनसे मुल्क नहीं चलेगा। किन से मुल्क नहीं चलेगा? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रहे, बल्कि ये इनके उन प्यार करने वालों के हवाले से कह रहे हैं जिन्होंने इन्हें ज़बरदस्ती इस इक़्तिदार के अंदर बिठाया है। और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई और बात करे तो आप उसके ख़िलाफ़ हर काम जो है वो करेंगे और उसकी आवाज़ को जो है दबाया जाएगा। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि हर पोलिंग स्टेशंस पर ये पीटीआई वफ्ताया, हमने रवायत के मुताबिक उन्हें इज्जत दी। कोई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में संजीदा हो तो सियासत में मुज़ाकरात होते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त भी कहा था कि मुकाबले का मज़ा नहीं आ रहा, हम खुद कैद गुजार चुके, हम सियासी लोग जेल जाते हैं, मैं किसी सियासतदान के कैद में रहने पर खुश नहीं होता। हर पोलिंग स्टेशन पर अलग तरीके से धांधली हुई, हमें कहा जा रहा है कि आवाम में जाने से ख़तरा है, इलेक्शन जब गुजर गए तो इसके बाद थ्रेट नहीं है, अपने हक़ का अंदाज़ा है कि किस हद तक कामयाबी हो सकती है। पहले इनको नारा ये लगाया गया कि अगर आप लोगों में जाएंगे तो आपकी जान को ख़तरा है, हमें बाहर नहीं निकलने दिया गया, हमें इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो नहीं करने दी गई, और आज मौलाना साहब ये कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, फिर जो उन्होंने एक और बात की वो ये कहते हैं कि अगर ये समझते हैं कि धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। हमारी पोजीशन वाज़ेह है, हम किसी जमात में शामिल, हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते, उनसे मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, गौर करें, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियाँ भी उनके मुताबिक हों, लोग भी। आम इंतखाबात 2018 और 24 की धांधली एक ही जैसी है, आवाम का नुमाइंदा इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। अब आप बताएं कि इसमें क्या इनकी ज़ुबान से फूल झड़ रहे हैं? अब फजल रहमान के बारे में पाकिस्तान का कोई, ख़ासतौर पे नून लीग वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि कल को अगर हमें किराए पे बच्चे चाहिए हुए किसी जलसे को करने के लिए तो हमने फिर मौलाना की तरफ जो है वो देखना है। लिहाजा इनसे ताल्लुकात आप ख़राब मत करें खुदा के लिए, ये शायद इन लोगों का ख्याल है। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की है और ये अपने कंधों पर हाथ मार मार के इंटरव्यूज़ देते रहे फजल रहमान साहब कि हमने तो उन्हें भगा दिया था
इनको भगाना कौन सा मुश्किल होगा। और वो पाकिस्तान के जर्नलों के बारे में ये बात जो है वो करते रहे, लेकिन किसी ने उन पर कोई हाथ जो है वो नहीं डाला। व्यूअर्स, आपको मैं ये खबर भी दे दूं कि एक इंसिडेंट हुआ जी, एक वीडियो सामने आई है और ये वीडियो है मरियम नवाज साहिबा की। और मरियम गई हैं जी सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर लाहौर, और वहाँ पे शायद उनको जो है वो विज़िट करवाया जा रहा था। तो वहाँ पर कुछ सहाफ़ी भी खड़े होते हैं, और ऑब्वियसली जब मरियम कहीं जाएंगी तो मीडिया इंटरेक्ट ज़रूर करेगा। उनकी कोशिश होगी कि मरियम से सवाल किया जाए गवर्नेंस के हवाले से। अगर किसी इलाके में कोई मसला है, कोई आपका पंजाब के लेवल का मसला है, उसके ऊपर बात की जाए। तो वहाँ पर कुछ सहाफ़ी जो थे वो खड़े होकर वीडियो बना देते हैं। अब जो लाल टाई के अंदर एक साहब वहाँ पर खड़े थे, शायद उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं, उन्होंने क्या किया जी कि उस सहाफ़ी से फ़ोन छीना, हाथ आगे रखा, और फिर मरियम जो है उसको देख रही थी। अच्छा, ये इससे पहले ना यहाँ पर भी इंसिडेंट हुआ लंदन में। सहाफ़ी जी ARY के फरीद कुरैशी, उनके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ, और नवाज शरीफ साहब के जो गार्ड्स हैं उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की। और बाद में जो प्रेस क्लब है जी, यहाँ पर 2-3 प्रेस क्लब हैं लंदन के अंदर भी, इस पर एहतजाज भी हुआ। तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के अपोजिट कैंप के जर्नलिस्ट थे जो उनसे इंडिपेंडेंट सवालात करते थे, तो लोगों ने कहा जी कि आप क्या करने गए, जब आपको वो बुलाते नहीं तो आप क्या करने चाहते हैं, ये अल्फाज थे। तो ये इंसिडेंट यहाँ भी होते रहे, वहाँ पर भी अब इंसिडेंट होंगे। लेकिन मरियम, मैं आपको एक बात बता दूँ, मरियम जो हैं वो ख़बरों में हमेशा रहने का कोई ना कोई तरीका जो है वो ज़रूर निकाल लेती हैं। अब वो फ़ोन नीचे गिरता है और फिर ऑब्वियसली सहाफ़ियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल जो है वो अब मरियम के हवाले से, और उनका जो स्क्वाड है उसमें किस तरह का रवैया सहाफ़ियों के साथ रखा जाएगा, ये एक एक करके जो है वो सामने आ रहा है। अच्छा, फिर एक और भी काम हुआ है मरियम के हवाले से। पाकिस्तान में जो खबरें लग रही है ना, एक इमेज बिल्डिंग मरियम की इस वक्त हो रही है। मरियम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मरियम एज अ रोल मॉडल, मरियम एज अ फिलोसोफर, मरियम एज अ थिंकर, ये तमाम इमेज जो हैं वो मरियम के साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शायद लोग ये भूल जाते हैं कि ये कारकर्दगी से होता है। ये पैराशूटर्स जो हैं वो कभी अपने साथ कारकर्दगी लेकर नहीं आते, बल्कि सिर्फ उनकी यही कारकर्दगी होती है कि वो किसी बड़े की बेटी या बेटा होता है, और उस बुनियाद के ऊपर वो उस कुर्सी पर बैठा होता है। नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, अब उनकी बेटी की बारी है, बेटी के बाद साथ साथ बेटे की बारी होगी। ये खुद वफाक में जाएंगी, बेटे को पंजाब दे दिया जाएगा, और यही सियासत होगी। अगर आप खबरों पर गौर करें, खबर कैसी लग रही है मीडिया के ऊपर कि मरियम नवाज बरहम कि मेरे प्रोटोकॉल को लगाने के लिए ट्रैफिक को क्यों बंद किया गया। लोग वहाँ पे खड़े होकर ना बददुआएं दे रहे होंगे, जो लेट हो रहा है वो बददुआ दे रहा होगा, जिसको आपने ट्रैफिक और प्रोटोकॉल के नाम पर ट्रैफिक को रोक दिया वो बददुआ दे रहा होगा। तो ये इमेज बिल्डिंग ये इस वक्त मरियम नवाज की जो है वो हो रही है। फिर इसके बाद ये आज का वतीरा नहीं है जी, पंजाब में यही होता रहा है। अगर आप माल रोड पे चले जाएं तो जहाँ से ये क्लब रोड, जहाँ पे इनके दफातर हैं, वहाँ से कोई ना कोई हर वक्त जो है वो आपको प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हर वक्त जो है वहाँ पर नजर आएंगी। अच्छा, फिर एक और काम ये हुआ कि मरियम ने जो मौका है ना वो कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देंगी। उन्होंने क्या किया जी कि एक इंसिडेंट हुआ है, और ये इंसिडेंट हुआ है जी मुल्तान के अंदर। और इंसिडेंट ये हुआ कि जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान थे, जब मैच शुरू हुआ PSL के, जो पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा है, वहाँ पर मोहम्मद आमिर, उमर यामीन, टेस्ट क्रिकेटर, लेफ्टी बैट्समैन, इफ़ यू रिमेंबर, बड़ा अच्छा लड़का बैट्समैन भी है। मोहम्मद आमिर को भी आप जानते हैं, फॉर द ऑब्वियस रीज़न कंट्रोवर्सी रही मोहम्मद आमिर की, और एक्सीलेंट बॉलर, लेकिन कंट्रोवर्शियल किरदार इनका क्रिकेट के अंदर बड़ा रहा, मैच फिक्सिंग के हवाले से, स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। तो मोहम्मद आमिर, उनकी फैमिली बैठे हुए थे, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ऊपर से आ गए और उन्होंने कहा कि आप उठें यहाँ से। और फिर बताया जाता है कि मोइन खान की भी मिसेस वहाँ पर मौजूद थी, तो इन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की। अब मोहम्मद आमिर को जाके उनकी फैमिली ने बताया होगा कि देखें जी हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ने बदतमीज़ी की, और उसके अल्फाज थे कि आई ओन दिस प्लेस। अच्छा, इन्होंने एक ट्वीट कर दी। मोहम्मद आमिर क्या लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि शॉक्ड बाय द unacceptable behavior of the Deputy Commissioner of Multan, who reportedly mistreated my family, arrogantly claiming ownership of the ground and unjustly
ejecting them during a match. This abuse of power is intolerable. Urging authorities for the immediate action. और फिर उन्हें टैग कर दिया मरीम नवाज शरीफ को. प्लीज़ आई होप यू विल टेक एक्शन. ये इनके अल्फाज नहीं है जी, ये अंग्रेज़ी मोहम्मद आमिर की नहीं है, ये अंग्रेज़ी किसी और ने लिखी है. अच्छा खैर, मसला अंग्रेज़ी का नहीं है, मसला ये है कि इन्होंने मरीम को टैग करके शिकायत लगा दी. मरीम साहिबा उधर से फौरी तौर पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया. आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर, चूँकि इन्होंने कॉल की, मरीम ने कॉल की मोहम्मद आमिर को, और फिर मोहम्मद आमिर से रहा नहीं किया. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा जी कि आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर द चीफ मिनिस्टर्स अटेंशन टू माई मैटर and for taking out the precious time to call me. All misunderstanding has been cleared by the Deputy Commissioner Multan himself. I sincerely appreciate it and extend my best wishes to you and as embark on your new journey. चलें जी, ठीक है, नेक तमन्नाओं का इजहार कर दिया. अगर मरियम ट्वीट जो मोहम्मद आमिर ने की या कोई और भी करता, मोहम्मद आमिर चूंकि ऑब्वियसली आपका हीरो है, उसने किया, आपने फौरी तौर पर उसका रिस्पांस दिया. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वो तमाम फैमिलीज जिनके बच्चे जेलों में हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टैग लगाकर जिनको गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिलीज भी मरियम को टैग करके रिक्वेस्ट करें कि हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाए. माइट बी जी, अगर इफ़ यू आर लकी, और माइट बी मरियम आपको जवाब दें, और देखना ये होगा कि क्या मरियम कॉल करती हैं उन फैमिलीज को, क्या जवाब देंगी. क्योंकि कल किसी ने ये बात की थी कि मरियम एक थाने में, शालीमार थाने में चली गई, तो ये उन थानों में क्यों नहीं जा रही जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रखा गया है. यार वो भी तो बच्चे ही हैं ना. जुनैद सिर्फ आपका बेटा है, आप समझती हैं कि औलाद जो है, आप भी औलाद वाले हैं. आप उन बच्चों के बारे में भी सोचें जिन्हें सिर्फ इसलिए उठा लिया गया. मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसके बाद बात अपनी ख़त्म करूंगा, कि एक बच्चे को इसलिए उठा लिया कि उसके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था, और पुलिस वाले उसे मार रहे हैं, उसे मोटरसाइकिल से उतार कर उसे गाड़ी में फेंका, और फिर क्या होता है जी, उसे ले जाते हैं. तो खुदा के लिए मत करें, इतनी नफ़रतें ना फैलाएं, और इतनी नफ़रतें और जो नफ़रतों की दीवारें आप खड़ी कर रहे हैं, इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है. पाकिस्तान के मसाइल पर जो है वो तवज्जो दें. और ये नहीं हो सकता कि आप कुछ दिनों के लिए ये फ़ोटो सेशन करें और लोग आपको कहेंगे कि हाँ यार, हर जगह मरियम नज़र तो आ रही है, टेलीविज़न पे नज़र आती है, ट्वीट्स के अंदर नज़र आती है, जहाँ पर जाते हैं मरियम की बात होती है. आवाम को भूख उसकी ख़त्म होनी चाहिए, नौकरियाँ. और वैसे ही एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आजकल जितने भी जो बीरबल बैठे हुए हैं, वो मरियम के साथ इन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं. यानी बिजली के बिल्स में कमी, ये मरियम ने नहीं करना, ये वफाकी सब्जेक्ट है. और खुदा के लिए ऐसी सहाफ़त मत करें. यानी मरियम को सिर्फ पर्सोनीफाई करने के लिए आप बिजली के बिल कम कैसे होंगे, मरियम को सोचना होगा ऐसी बातें करके. क्यों सहाफ़त का और अपना मजाक उड़ाते हैं. और बड़े सीनियर सहाफ़ी जिन्हें इस प्रोफेशन के अंदर 30-40 बरस हो गए हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं. अपना ख्याल रखिएगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह के बाद.